हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर। सो PT 365 जो इकॉनमी का वो इसका पार्ट 4 में लेके आ गया हूँ यहाँ पे। आइए आपको टॉपिक दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या कवर होगा। सो पार्ट इसमें जो यूनिट 4 है वो हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम कवर करेंगे पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। सो यहाँ पे कितने टोटल 6 टॉपिक्स हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट हियर। पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि आरबीआई एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स दैट इज BIS इनोवेशन हब ने ऑर्गेनाइज किया था G20 टेक स्प्रिंट 2023 प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है कि G20 जो टॉपिक है वो कवर किया जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में PT 365 सीरीज़ के। ओके, सो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होते हैं? ये इन्वॉल्व करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे सेंडर एंड रेसिपिएंट सेपरेट कंट्रीज के होते हैं। ओके, द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स मार्केट वैल्यू जो है ये एक्सपेक्टेड है कि $290 ट्रिलियन रीच करेगी बाई 2030। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट दिया है। टाइप्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में आते हैं इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर, जैसे कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्विफ्ट, काफ़ी न्यूज़ में था, यू शुड रीड इट। देन इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स हैं यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। डिजिटल वैलेट्स हैं लाइक पेपैल, गूगल पे, एप्पल पे। अदर्स हैं लाइक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो करेंसीज। ओके, देन यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। पहला है सिंपल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूजिंग अकाउंट्स हेल्ड एट ईच बैंक। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनेशनल बैंक्स जो होंगी वो अकाउंट होल्ड करेंगी एक दूसरे का एंड इनेबल करेंगी बैंक को टू मेक पेमेंट्स की पेमेंट्स कर सके फॉरेन करेंसी में। देन यहाँ पे दूसरा एक तरीका है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूजिंग अ करेस्पॉन्डेंट बैंक। यहाँ पे एक करेस्पॉन्डेंट बैंक होगी, बैंक जो बैंक के पास नहीं है डायरेक्ट रिलेशनशिप ट्रांजैक्ट वाया एन इंटरमीडियरी। जिनके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है वो ट्रांजैक्ट कैसे करेंगी? वाया एन इंटरमीडियरी, जिसे बोलते हैं करेस्पॉन्डेंट बैंक। ओके, देन यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का वो देखते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है, मींस जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं ये फंडामेंटल एलिमेंट हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के बाय इम्प्रूविंग, जिससे कि इम्प्रूव होता है एक्सेस किसका? ग्लोबल मार्केट्स का। ओके, ये इनेबल करता है पार्टिसिपेंट्स को कि डाइवर्सिफाई कर सके उनका कस्टमर बेस, सप्लायर बेस एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है। ये इनेबल करता है अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को कि वो पार्टिसिपेट कर सकें ग्लोबल इकोनॉमी में। देन एडिशनल सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी के लिए? ये रेमिटेंस को ईज करता है। 2016 से क्या हुआ है, इंडिया का जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है वो ग्रो हुआ है CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 8% से। ओके, सो क्वाइट अ गुड थिंग। फैसिलिटेट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म को फैसिलिटेट करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया था $178 बिलियन इंडिया के 2021 GDP में। देन ये एक्सेलरेट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। इंडिया रिसीव किया था टोटल FDI इनफ्लो ऑफ $70.97 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2023 में, इस वजह से। ओके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की वजह से ये सिग्निफिकेंस है। देन स्टेप्स क्या लिए गए हैं इंडिया द्वारा फॉर स्ट्रेंथनिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, आइए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आता है RBI पेमेंट्स विजन 2025। इसका एक फोकस एरिया ये भी है कि ईज लाता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। देन NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड दैट इज NIPL है, ये फैसिलिटेट करता है क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस किसका? UPI का एट मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट्स, जिसमें सिंगापुर, UAE, मॉरिशस, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है UPI। क्वाइट अ गुड थिंग फॉर अस। ओके, ये आप चेक करते रहा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ओके, RBI ने अलाउ किया है एक्सेस टू UPI टू फॉरेन नेशनल्स एंड NRIs जो कि विजिट करते हैं इंडिया। एक और यहाँ पे स्टेप लिया गया है, इंडिया UAE मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द यूज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट टॉपिक अब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज SEBI। काफ़ी न्यूज़ में रहता है, पढ़ना चाहिए आपको इसके बारे में। न्यूज़ में क्यों था अभी? क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है IRRA प्लेटफॉर्म, मीन्स इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अबाउट IRRA दैट इज इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म की बात करें
तो एक प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया है टू रिड्यूस रिस्क, जिससे कि रिस्क रिड्यूस हो सके जो कि फेस करते हैं इन्वेस्टर्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, किसके साइड से, ट्रेडिंग मेंबर्स के साइड से, एट बोथ प्राइमरी साइट एंड डिजास्टर रिकवरी साइट, ओके, हर जगह पे। इट इज़ अवेलेबल टू ट्रेडिंग मेंबर्स, ये अवेलेबल है ट्रेडिंग मेंबर्स को जो सपोर्ट करते हैं इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी को थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर दियर इन्वेस्टर्स, ओके। सो ये उनको भी अवेलेबल है। ये जॉइंटली डेवलप किया गया है बाई ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस, कौन से, BSE है, NSE है, NCDEX है, MCX एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगर सेबी के बारे में यहाँ पे बात करें हम, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में और 1992 में से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 9 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन जो कि अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन 4 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक बोर्ड मेंबर जो होता है वो RBI अपॉइंट करती है, 2 बोर्ड मेंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करती है एंड बाकी जो 5 बचे वो सेंटर अपॉइंट करता है। देन यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, किसके, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड उन्हें रेगुलेट भी करता है। देन ये रेगुलेट करता है बिजनेस को जो भी होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में। देन ये प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को इन सिक्योरिटीज। इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन आप प्लीज़ एंड प्लीज़ डालो कमेंट सेक्शन में, कैसे भी लाओ, ओके, गूगल से सर्च करके लाओ, बट ये आपका काम है कि आप डालो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता। रजिस्टर करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं ट्रांसफ़र एजेंट्स को, एट्सेट्रा। ये प्रमोट करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन को एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे पावर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दिया हुआ है। फर्स्ट पावर इसकी है यहाँ पे, अ क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि ड्राफ्ट कर सकती है रेगुलेशंस को, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, रूलिंग्स पास कर सकती है एंड पेनल्टीज इम्पोज कर सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करने के लिए, टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन द कंट्री। ये रेगुलेट कर सकती है कोई भी अगर मनी पूलिंग स्कीम है वर्थ ₹100 करोड़ और मोर एंड उससे अटैच कर सकती है असेट्स इन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस एज पर द सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014। देन ये इंफॉर्मेशन ले सकती है सच एज टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हो गया किसी भी पर्सन या एंटिटी से इन रिस्पेक्ट टू एनी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेट कर रही है तो। और ये क्या कर सकती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं अंडरटेक कर सकती है, लाइक इम्पोजिंग फाइन है, बैरिंग एन एंटिटी और पर्सन फ्रॉम मार्केट टेम्परेली और परमानेंटली। देन ये डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट को किसी भी इंटरमीडिएरी या पर्सन का इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। देन recent initiatives taken by SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. So first initiative क्या है, टाइमलाइन रिवाइज की गई है किसकी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दैट इज IPO की। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसने हाफ कर दिया है टाइम जो है IPO लिस्टिंग का कंपनीज के, फ्रॉम 6 days to 3 days, दैट इज T+6 से T+3 कर दिया है। देन IPO किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं जो भी सेल होती हैं सिक्योरिटीज पब्लिक को इन द प्राइमरी मार्केट, उसे IPO बोलते हैं, ओके। आप इस पर और सर्च कर सकते हो, ओके, इंपॉर्टेंट है ये जानना। इट एक्ट्स एज द लार्जेस्ट सोर्स, ये लार्जेस्ट सोर्स होता है फंड का किसी भी कंपनी के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये इन्हांस करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके लिए, इश्यूअर्स के लिए, एंड प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर्स को विद क्विकर एक्सेस टू कैपिटल एंड लिक्विडिटी। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है BRSR कोर फ्रेमवर्क, ये देखते हैं क्या होता है। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है BRSR कोर फ्रेमवर्क, क्या करने के लिए, फॉर एश्योरेंस एंड ESG डिस्क्लोजर्स के लिए, फॉर वैल्यू चेन, ओके। ESG क्या है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्क मैनेज कर रही है एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू ESG क्राइटेरिया। देन यहाँ पे दिया हुआ है सेबी ने अमेंड किया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 को इन दिस रिगार्ड, ओके, टू ब्रिंग, क्या करने के लिए, ये चेंजेस हैं ये लाने के लिए। सो देखते हैं चेंजेस क्या हैं।
फर्स्ट चेंज है यहाँ पे BRSR, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR कोर एंड अपडेटेड BRSR। सो BRSR कोर जो है ये एक सबसेट है BRSR का, मीन्स बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये आप मीनिंग याद रखो इसकी, ओके जो कि कंसिस्ट करता है अ सेट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs को अंडर 9 ESG एट्रीब्यूट्स, ओके थ्रू बी इसे होगा क्या, थ्रू BRSR रिपोर्टिंग से भी जो है डिफाइन करेगा ESG डिस्क्लोजर्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में लिस्टेड कंपनीज के लिए, ओके कीपिंग इन व्यू रेलेवेंस क्या है टू इंडिया और इमर्जिंग मार्केट के कंटेक्स्ट में कुछ नए KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं, किस लिए, अश्योर करने के लिए, सच एज जॉब क्रिएशन इन स्मॉल टाउन्स हो गया, ओपननेस ऑफ बिजनेस हो गया, ग्रॉस वेजेस पेड टू वुमेन एट्सेट्रा। देन ESG डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेन, ये क्या है, ये एप्लीकेबल होगा टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज पे बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25। देन डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेन जो है ये विल बी मेड बाय, ये किया जाएगा बाय लिस्टेड कंपनीज एंड एज पर BRSR कोर एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल रिपोर्ट, ओके एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। वैल्यू चेन जो है इनकम्पास करेगी टॉप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स को एक लिस्टेड कंपनी के, जो कि क्यूमुलेटिवली कंप्राइज्ड होंगे 75% ऑफ इट्स परचेजेस और सेल्स बाय वैल्यू रिस्पेक्टिवली। देन यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ दी गई है डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग, ये सब इतना आपके लिए नीडेड नहीं है, आप ऊपर ऊपर से जान के रखो, ज़्यादा नीडेड नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं ये डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो कभी कभी आ जाते हैं फिल्म्स में, ओके लेट्स सी। सो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने इश्यू की है नोटिस, कुछ नेम किया है एंटिटीज़ को जो कि इन्वॉल्व हैं डब्बा ट्रेडिंग में, ओके ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग है जो कि आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होती है, राइट। यहाँ पे ट्रेडर्स बेट करते हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स पे बिना किसी रियल ट्रांजैक्शन को इनकर किए बिना, खर्चा किए बिना, टू टेक फिजिकल ओनरशिप जिससे वो ले सकें किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक की, जैसे कि एक्सचेंज में होता है, ओके क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं कि क्या इनकम हुई क्या गेन हुआ, ये डब्बा ट्रेडर्स एक्सकेप कर जाते हैं टैक्सेशन सिस्टम को, ओके ये रिकॉग्नाइज्ड है एज एन ऑफेंस अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो डब्बा ट्रेडिंग आप याद रखोगे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दैट इज FPI या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, काफ़ी बार बात कर चुका हूँ इसकी और नाम याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में भी, ओके रिलीज अ कंसल्टेशन पेपर, इसने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया एक फ्रेमवर्क पे ये मैंडेट करने के लिए कि एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या होंगे फ्रॉम आइडेंटिफाइड हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में, ये रेगुलेट किया जाता है बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 2019 फॉर्मुलेटेड हैं, ओके ये रेगुलेशंस है वहाँ पे। सेबी प्रिस्क्राइब करता है सर्टेन लिमिट्स इन्वेस्टमेंट पे जो कि FPI कर सकते हैं इंडिया में, ओके कितना इन्वेस्टमेंट करते हो सेबी बताता है। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी हैं जैसे कि फीमा 1999 हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है गवर्निंग FPI इन इंडिया, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आपको पढ़ना चाहिए, 2002 में आया था। एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005, PML रूल्स इसे बोलते हैं, ये भी एडिशनल लेजिस्लेशंस हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गई है। FDI और FPI में कंपैरिजन सिंपली किया गया है, देखते हैं क्या है। FDI बोलते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट होती है बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है उसका इंटरप्राइज में, ओके जो कि लोकेटेड होती है डिफरेंट कंट्री में, जैसे कि USA से कोई इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है FDI, ओके और इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बट FPI में क्या होता है, ये रेफर करते हैं इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स में किसी भी कंट्री के फॉरेन कंट्री में, सच एज स्टॉक्स में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया, जो कि अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज पे। इनका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं रहता, बस प्रॉफिट मोटिव होता है, तुरंत भागने वाले होते हैं, ये लंबे टाइम तक रुक के इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। तो FDI में एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं एंड यहाँ पे पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। देन FDI में देखें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है,
यहाँ पे एफपीआई में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो इनडायरेक्टली आगे करते हैं, ओके, डायरेक्टली कूद के नहीं आ जाते हैं यहाँ पे। देन कंट्रोल जो होता है एफडीआई में काफ़ी हाई कंट्रोल है, एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल देखें एफपीआई में तो काफ़ी कम कंट्रोल होते हैं। ये आप ध्यान रखो, ये सारे डिफरेंस, ओके, कभी भी पूछ सकते हैं यूपीएससी वाले। देन टर्म क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एफपीआई में। फिजिकल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, फिजिकल एसेट्स पे होता है फॉरेन कंट्री पे। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स पे होता है, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, जैसे ही प्रॉफिट हुआ लेके चले गए, ओके। देन एंट्री एंड एग्जिट डिफिकल्ट है एफडीआई में, बट काफ़ी ईजी है एफपीआई में, ओके, इसीलिए तो तुरंत लेके भाग जाते हैं। देन रिस्क इन्वॉल्व का स्टेबल होता है, एफडीआई में स्टेबल रिस्क होता है, इतना कुछ बता नहीं सकते, बट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, कभी बहुत फ़ायदा हो सकता है एफपीआई वालों को, कभी कम फ़ायदा होगा, इसलिए डालते निकालते रहते हैं, ओके। देन यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं विद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो बात करते हैं। फर्स्ट इश्यू यहाँ पे क्या है, सर्कमवेंशन ऑफ प्रेस नोट 3 PN3 स्टिपुलेशंस। ये क्या है, PN3 जो होता है वो रिक्वायर करता है एक एंटिटी को कंट्री के कि वो शेयर करे, अगर दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर, अगर वो लैंड बॉर्डर शेयर करती है विद इंडिया तो वो इन्वेस्ट कर सकती है ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट, ओके। चूँकि PN3 अप्लाई नहीं करता फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे, सो एफपीआई रूट जो होता है वो पोटेंशली मिस यूज़ किया जा सकता है टू सर्कमवेंट द स्टिपुलेशंस ऑफ PN3, ओके। एफपीआई रूट वो मिस यूज़ कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ ये एफडीआई पे लागू हो रहा है, ओके। फेलियर टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको पढ़ना चाहिए। आरपीटीज़ एक अरेंजमेंट होते हैं या फिर डील होती हैं बिटवीन एंटिटीज़ विद अ कॉमन इंटरेस्ट, जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, फिर रिलेशनशिप होती है बाई कंपनीज, यहाँ पे कंपनीज होती है, ओके। जो फ्रेमवर्क है फॉर एफपीआई अलाउज, ये अलाउ करता है इनडायरेक्ट सर्कमवेंटिंग को ऑफ द आरपीटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ओके। जो ऊपर इश्यूज दिए गए हैं एफपीआईज को लेके वो आप कहीं और से अच्छे से पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करते हैं सेबीज प्रपोजल फॉर एफपीआई रेगुलेशन। क्या सेबी ने प्रपोज किया है एफपीआई रेगुलेशन के लिए? पहले तो बोला कैटेगराइज कर दो एफपीआई को, और कैसे कैटेगराइज किए जा सकते हैं, लो रिस्क एफपीआईज हो सकते हैं जो गवर्नमेंट एंड रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, सच एज सेंट्रल बैंक्स हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, एट्सेट्रा, ये काफ़ी लो रिस्क एफपीआईज हैं। देन मॉडरेट रिस्क एफपीआईज हैं, जैसे पेंशन फंड्स हो गए या फिर पब्लिक रिटेल फंड्स हो गए विद वाइड स्प्रेड एंड डिस्पर्स्ड इन्वेस्टर्स जो हैं इन सच फंड्स, ओके। देन हाई रिस्क एफपीआईज, जो भी बाकी बच गए वो सारे हाई रिस्क एफपीआईज हो गए। देन इन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी मीजर्स प्रपोज किए हैं फॉर हाई रिस्क एफपीआईज, सच एज उन्हें फुली आइडेंटिफाई करो सारे होल्डर्स को, जो भी ओनरशिप होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे, डिस्क्लोज करो उनका इकोनॉमिक एंड कंट्रोल राइट्स एट्सेट्रा। देन एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अबव रिस्क कैटेगराइजेशन जो अभी हमने किया है उसे कपल करना पड़ेगा विद इधर या तो क्वांटम ऑफ कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स के साथ बाई एफपीआईज, या फिर साइज ऑफ ओवरऑल असेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ AUM। सो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉर्पोरेट डेट मार्केट। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिलीज़ किया फ्रेमवर्क रोल आउट करने के लिए कॉर्पोरेट डेट मैनेजमेंट फंड को, दैट इज CDMDF। अगर हम CDMDF के बारे में बात करें तो एक फ़ंड है CDMDF जो कि इस्टेब्लिश किया गया था एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की तरह, जो कि परचेस करेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस, जब मार्केट स्ट्रेस में होगी। देन यहाँ पे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये बोलते हैं किसी भी प्राइवेटली पूल्ड फंड को, जो भी प्राइवेटली पूल्ड फंड है जो कि इस्टेब्लिश एंड इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके। ये फंड्स जो होते हैं कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से, बड़े इन्वेस्टर्स से साइड, राइट, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स एट्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या है, ये बोलते हैं कंपनी का क्या क्रेडिट है, क्वालिटी क्या है उस क्रेडिट की। देन जो कंपनी है वो मस्ट बी रेटेड BBB या फिर उससे ज़्यादा हायर पे उसे ग्रेड किया जाना होना चाहिए, ओके। देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस, जब भी मार्केट स्ट्रेस होता है, जो डेप्ट मार्केट होती है फेस करते हैं रिडेम्पशन प्रेसेस, मतलब हट सब बेचने चालू कर देते, राइट, इन द ओपन मार्केट। सो स्पेशली स्कीम्स विद, जो कि स्पेशली जो स्कीम्स होते हैं विद लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड्स के साथ, तो वहाँ पे CDMDF क्या करेगा, वो हेल्प करेगा मार्केट को प्रोवाइड करके लिक्विडिटी एक्सेस उस टाइम में, ओके।
एंड फंड का एम क्या है, एमुलेट करता है ये आरबीआई के लिक्विडिटी सपोर्ट को फॉर द बैंक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किस कंटेक्स्ट में, कॉर्पोरेट डेट मार्केट के कंटेक्स्ट में। एमुलेट मीन्स अनुसरण करना है, फिर प्रतियोगिता करना, राइट, मैच करता है वहाँ पे। देन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टू द फंड ये मैंडेटरी होगा फॉर स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स एंड असेट मैनेजमेंट कंपनीज। टेन्योर क्या होगा, इनिशियली तो 15 ईयर्स होगा, देन ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है एज पर सेबीज, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मैंडेट पे। सो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेट मार्केट क्या है, बॉन्ड हो गया, क्रेडिट मार्केट हो गया, फिर फिक्स्ड इनकम मार्केट हो गई, ये कलेक्टिव नेम है जो दिया जाता है सभी ट्रेड्स को, ऑल ट्रेड्स को एंड इश्यूज को ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ को, ओके, जो इश्यूएंस होता है, ओके। ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ब्रॉडली से डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट डेट मार्केट में एंड कॉर्पोरेट डेट मार्केट में। इश्यू कैसे होता है, कंपनी जो होती है वो इश्यू करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को टू फाइनेंस, क्या फाइनेंस करने के लिए, करंट ऑपरेशंस जो भी उनके हैं, एक्सपैंड करने के लिए प्रोडक्ट लाइंस को, ओपन करने के लिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को। नेचर क्या होता है इनका, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं यूजुअली डिस्क्राइब करते हैं लॉन्गर टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक मैच्योरिटी कम से कम 1 साल की, ओके। रेगुलेशन देखते हैं उसके बाद। सेबी का जुरिस्डिक्शन है कॉर्पोरेट डेट मार्केट पे, ओके, आरबीआई का नहीं है, आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है यहाँ पे। जो रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शंस हैं बिटवीन सेबी एंड आरबीआई, ये क्लैरिफाई कर दिए गए थे 2000 में एक अमेंडमेंट के जरिए टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। इसके अंडर क्या हुआ, आरबीआई का जो रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन था वो इंक्लूड किया जस्ट मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट मार्केट पे सेबी का रेगुलेशन, ओके। देन स्टेटस क्या है मार्केट इन इंडिया का, आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं इंडिया में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर देखा जाए तो वो स्टूड करते हैं, रहते हैं 17% इन मार्च 2022। बट अगर सेम फिगर्स हम देखें अदर इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया 80% से ज़्यादा है, मलेशिया 50% से ज़्यादा है, चाइना का अप्रॉक्स 40% है, सो इंडिया का भी लो है 17% पे। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। देन यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट डेट मार्केट की, इन्वेस्टमेंट नीड्स, ये शिफ्ट करता है कंजम्पशन ड्रिवन से इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी की ओर, जो कि बताया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में। देन एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडिशनल एवेन्यूज प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट्स को फंड रेज करने के लिए, जो कि कॉस्ट इफेक्टिवली भी होता है एंड रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन बैंक फाइनेंसेज, ओके, सो इन्हीं से डायरेक्ट मिल जाता है। हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो होती है ये रिड्यूस करता है कॉर्पोरेट रिलायंस ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल होती है इंटरनेशनल मार्केट में। सो न्यू जो अब यहाँ पे आर्टिकल है वो है इन्वेस्टर सर्विसेज फंड आईएसएफ पे एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पे। ये न्यूज़ में क्यों आया था, बिकॉज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है मींस सेबी, वो आया नई कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस के साथ, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर सर्विसेज फंड के लिए, जो कि मेंटेन किया जाएगा बाई स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज के द्वारा। देन यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड दैट इज आईपीएफ क्या होता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिश करने का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को, ये है कि प्रोटेक्ट कर सके पार्टिसिपेंट्स के इंटरेस्ट को, लाइक स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं ऑफ द एक्सचेंज, ओके। इस्टेब्लिशमेंट, और जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक आईपीएफ, ओके। डिपॉजिटरी क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, किससे, बिजनेसेस से एंड इंडिविजुअल्स से, एंड उन्हें असिस्ट करता है देन बाय एंड सेल करने में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो डीमेट अकाउंट्स जो हैं कैन बी ओपन इन इंडिया, इंडिया में ओपन किया जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरीज में, जैसे कि एग्जांपल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल एंड नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आईपीएफ जो है स्टॉक एक्सचेंज का एंड डिपॉजिटरी का, वो मेंटेन किया जाता है थ्रू सेपरेट ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द पर्पज, ओके, ऐसे मैनेज किया जाएगा। सेग्रीगेटेड फंड्स, जो स्टॉक एक्सचेंज है एंड डिपॉजिटरी हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो फंड है आईपीएफ में वो वेल सेग्रीगेटेड हैं, और दैट दियर आईपीएफ, जो भी आईपीएफ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, वो इम्यून है किसी भी लायबिलिटी से स्टॉक एक्सचेंज की या फिर डिपॉजिटरी की, ओके। देन यहाँ पे रिव्यू की बात करते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज जो हैं वो कंडक्ट करेंगे हाफ ईयरली रिव्यू हर 6 महीने पे टू असर्टेन कि यहाँ पे पर्याप्त है आईपीएफ कॉर्पस या नहीं है। ओके, देन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है आईपीएफ में स्टॉक एक्सचेंज का, ये 1% ऑफ लिस्टिंग फी जो है वो रिसीव करेगा आईपीएफ। देन 100% इंटरेस्ट जो अर्न होगा 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, जो कि इश्यूअर कंपनी रखेगी एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। ओके, देन पेनल्टी जो भी कलेक्ट होगी ट्रेडिंग मैनेजर्स से एंड फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज से फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस, वो भी आईपीएफ में जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ओके, एटलीस्ट 70% जो इंटरेस्ट है या फिर इनकम जो है रिसीव होगी आउट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट से, वो आईपीएफ में जाएगी। देन यहाँ पे यूटिलाइजेशन कैसे होगा आईपीएफ का, ये मीट करेगा लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्लेम्स को, किसके, क्लाइंट्स के, ऑफ द डिफॉल्टिंग ट्रेडिंग मैनेजर्स जो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, राइट। ये इंटरिम रिलीफ देगा इन्वेस्टर्स को। देन डिपॉजिटरीज के बारे में बात की गई है। सो यहाँ से कैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसे जाएंगे, 5% जो होगा प्रॉफिट का डिपॉजिटरी ऑपरेशन से वो जाएगा आईपीएफ में। जो भी फाइन्स हैं एंड पेनल्टीज़ हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड अदर मेंबर्स से, वो आईपीएफ में जाएंगे। इंटरेस्ट या इनकम रिसीव जो हो रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट से जो कि आईपीएफ से किया जा रहा है, ओके, वो भी आईपीएफ में जाएगा, जो भी इंटरेस्ट है इनकम रिसीव हुई। ओके, देन यहाँ पे प्रमोशन है ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन होगा, प्रमोट किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस को, यही तो काम होता है डिपॉजिटरीज का। ओके, देन जो कि एम्ड है इन्हांस करने के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट लिटरेसी को एंड प्रमोट करता है रिटेल पार्टिसिपेशन को इन सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये मीट करता है लेजिटिमेट क्लेम्स जो भी हैं बेनिफिशियल ओनर्स के। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देन यहाँ पे दिया गया है इन्वेस्टर सर्विसेज फंड को। ओके, आईपीएफ हम पढ़ चुके हैं, अब आईएसएफ पढ़ेंगे। आईएसएफ एम करता है प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज, कई टाइप्स ऑफ सर्विसेज को, किसको, इन्वेस्टिंग पब्लिक को, जैसे कि इन्वेस्टर एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस प्रोग्राम है, डिसेमिनेशन ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन है, प्रचार प्रसार। ओके, देन फंडिंग की बात करते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो साइड में रखिएगा कम से कम 20% जो है लिस्टिंग फीस जो कि रिसीव होगी आईएसएफ के लिए। क्यों साइड में रखिएगा, प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज इन्वेस्टिंग पब्लिक को। सुपरविजन, सुपरविजन जो है आईएसएफ का वो रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी के साथ रहेगा। ये क्या है रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी, ये वन ऑफ द 7 कमिटीज़ है फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए। ओके, जो कि स्पेसिफाई की गई है बाई स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस रेगुलेशंस 2018। MII क्या होता है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ये एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो कि प्रोवाइड करती है इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी नीडेड होता है रन करने के लिए डेली ऑपरेशंस को इन द स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट। एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, डिपॉजिटरीज हो गए, क्लियरिंग हाउसेज हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, देन यूटिलाइजेशन कैसे होगा आईएसएफ का, स्टॉक एक्सचेंज का। ओके, देन यूटिलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे। प्रमोशन, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा आईएसएफ का, इन्वेस्टर सर्विसेज फंड का, प्रमोट करेगा इन्वेस्टर एजुकेशन को, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को। देन एटलीस्ट 50% जो होगा कॉर्पस का वो स्पेंड होगा टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ पे। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर्स वो भी यहाँ से यूटिलाइज किया जाएगा। देन देखते हैं ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईपीएफ एंड आईएसएफ, इसका क्या होगा जो अनयूटिलाइज्ड रह गया, जैसे कि कोई स्टॉक एक्सचेंज है या डिपॉजिटरी है, अगर बंद कर दिया गया या डीरिकॉग्नाइज कर दिया गया या फिर एग्जिट करता है, देन उसका जो बैलेंस होगा आईपीएफ में या फिर आईएसएफ में जो कि अनयूटिलाइज्ड रह गया है स्टॉक एक्सचेंज के साथ या डिपॉजिटरी के साथ जो भी बंद हुई है, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आईपीईएफ में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में, जो कि सेबी के अंडर है। ओके, आईपीईएफ क्या होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ये इस्टेब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा 2007 में और रेगुलेट किया जाता है अंडर सेबी आईपीईएफ रेगुलेशंस 2009। ओके, ये यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तब से यही बात हो रही है। ओके, देन ये फंड किया जाता है, फंडिंग कैसे होती है इसकी, थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय सेबी, ग्रांट्स एंड डोनेशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे या फिर स्टेट गवर्नमेंट दे दे, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या अमाउंट्स जो हैं आईपीएफ या आईएसएफ में जो कि डी रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के एटसेट्रा। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, ये बात करते हैं अब। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है उसने अप्रूव किया कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को, किसमें,
जो फ्रेमवर्क था फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज उसमें। देन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज हाईलाइट करते हैं दैट फंडिंग जो होती है वो कैसे की जा सकती है। इश्यूएंस कर दो आप जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स का, ये क्या होता है देखेंगे अभी। एंड डोनेशंस थ्रू म्यूचुअल फंड्स, एंड डोनेशंस जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू फॉर एनपीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, देन जेड जो है इश्यू किया जा सकता है ओनली बाय एन एनपीओ, सिर्फ एक एनपीओ द्वारा जो कि रजिस्टर्ड हो ऑन एसएसई दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसका एक स्पेसिफिक टेन्योर भी होगा। ओके, ये ना तो कोई इंटरेस्ट ऑफर करता है ना ही रिटर्न करता है प्रिंसिपल। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन डोनेशंस के पीछे, वेलफेयर एंड टैक्स बेनिफिट्स। इश्यूएंस ऑफ इक्विटीज एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर एफपीईज। अब देखते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। यहाँ पे एफ आप अभी देख लेना आगे से, इसे बोलते हैं फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेस। इनका क्या है, इश्यूएंस ऑफ इक्विटीज एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, वो यहाँ पे लिखा था। देन एसएससी क्या है, एसएससी क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक सेगमेंट है एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का जो कि हेल्प करता है सोशल इंटरप्राइजेस को। क्यों, जैसे कि एनपीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एफपीईज हैं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों करता है इन्हें, जिससे कि वो फंड रेज कर सकें पब्लिक से थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, एलिजिबल एक्टिविटीज़ जो है फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्राइमेसी ऑफ सोशल इम्पैक्ट इंक्लूड करती हैं इरेडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी, malnutrition and inequality, promoting education, financial inclusion, slum area development, etc. देन यहाँ पे दिया हुआ है वो एंटिटीज़ के बारे में जो कि एलिजिबल नहीं है आइडेंटिफाई किए जाना एज अ सोशल इंटरप्राइज, जैसे कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या एक्टिविटीज़ हैं, प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज़ हैं, एक्सेप्ट कौन सी, अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो हैं। ओके, उन्हें छोड़ के ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देन लास्टली यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए सोशल इंटरप्राइज इज प्री डोमिनेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रेवेन्यूज़ के बारे में बात की गई है, जो भी रेवेन्यू वो अर्न करेंगे वो कैसे करें। जो 67% एटलीस्ट 67% जो रेवेन्यू होना चाहिए इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर एवरेज जो होना चाहिए, मतलब पिछले 3 साल का एवरेज ऑफ रेवेन्यू जो होना चाहिए फ्रॉम प्रोवाइडिंग एलिजिबल एक्टिविटीज़, वो कैसे आना चाहिए, बाई प्रोवाइडिंग एलिजिबल एक्टिविटीज़ किसको, मेंबर्स को, टारगेट पॉपुलेशन के, टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन होगी। ओके, देन एक्सपेंडिचर कैसे उन्हें खर्च करना चाहिए। 67% जो है एक्सपेंडिचर इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का जो एवरेज है ओके ऑफ एक्सपेंडिचर्स, वो कैसा होना चाहिए, हैज़ बीन इनकर्ड, कहाँ पे इनकर किया जाना चाहिए, फॉर प्रोवाइडिंग एलिजिबल एक्टिविटीज़ टू मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। सिंपल लिखा हुआ है। बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए, बेनिफिशरीज के बारे में दिया है, मेंबर्स जो है टारगेट पॉपुलेशन के टू होम एलिजिबल एक्टिविटीज़, जिन्हें एलिजिबल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो लगभग 67% होना चाहिए, अगेन इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 ईयर एवरेज ऑफ टोटल कंज्यूमर बेस, एंड और टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज जो हैं वो 67% कम से कम होने ही चाहिए। सो इसी के साथ ही ये कंप्लीट होता है हमारा पार्ट नंबर 4 भी। यहाँ पे हमने जो यूनिट 5 में दिए थे वो सारे कवर किए हैं। आइए दिखा देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड सो ऑन। एंड प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लो मेरा इंस्टाग्राम चैनल, जिससे कि काफ़ी हेल्प हो सके आप लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि आपके लिए ही बनाया है। तो फिर आप प्लीज़ ज्वाइन करो उसे। एंड कमेंट सेक्शन में आप हमेशा लिखो कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, तो फिर मैं पूरी कोशिश क्या, मैं लाऊंगा ही लाऊंगा वो चीज़ जिससे कि आपको फ़ायदा हो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।